वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम, सबका स्वागत है। नए साल में नया साल 2025 शुरू हो गया है। हम जनरली बात करते हैं पुराना साल चला गया, नया साल आ गया, और इस नए साल में हमें वो सब चीज़ें मिले जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। आज का टॉपिक इसी बात को लेकर है, डी कोड नाइन्थ हाउस ऑफ होरोस्कोप, जन्म कुंडली के 9वें भाव का रहस्य। पूरे जीवन की डीएनए, पूरे जीवन का आधार नाइन्थ हाउस में छुपा हुआ है। बड़ा डीप मीनिंग है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को यदि चुकता करते रहें, उसके प्रति अपना कृतज्ञ भाव, अपनी कर्तव्य परायणता मेंटेन रखे, तो नाइन्थ हाउस पावर में रहता है, मजबूत रहता है। आज मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा इस विषय में, और जिंदगी का एक खुद का देखा हुआ एक अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आदमी अनजाने में अपने नाइन्थ हाउस के भाव के फलों को खराब कर बैठता है, और जिसका लेखा जोखा उसे इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। बड़ी डीप बात है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। हम जनरली एक आम सी धारणाओं में बंधे हुए हैं, पिछला साल चले गया, इस साल आ गया, इस साल हम मुझे क्या क्या पाना है, उसी दौड़ में हम पड़े रहते हैं। जिंदगी दो पहलुओं में बटी हुई है। एक, मुझे अपनी डिजायर्स पूरी करनी है, सबसे पहले अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, और फिर हम डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को हटकर इस तरफ ध्यान देना कि जिस विधान के तहत मेरा ये जन्म हुआ है, उस जन्म का मेन क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, ये समझ जो है वो जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस से मिलती है। और जिस भी आदमी का जाने में अनजाने में करने से, कर्म न करने से नाइन्थ हाउस मजबूत है, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं समझदार है। वो समझदार है अपने जीवन के अंदर हर उस एक चीज को हासिल करने लेने में जिसकी उसको जरूरत है, और वो काबिल है अपनी चाही हुई चीज के ना मिलने पर भी अपने आप को किस तरीके से प्रॉपर मैनेज करके चलना है। ये कला उसको प्राप्त होती है जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस के मजबूत होने से। जनरली होता क्या है, हम कहते हैं पिछला साल चला गया, ये साल आ गया, इस साल मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूं। वास्तव में साल जाता नहीं है, समय जाता नहीं है। कहते हैं ना, समय हाथ से रेत की तरह फिसल गया। समय जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल जाता है ना, ऐसे समय फिसल गया। वास्तव में समय नहीं फिसलता, हमारा शरीर फिसलता है। हमारा शरीर जाता है, हमारा समय नहीं जाता। समय तो ऐसे का ऐसे ही है। ये तो एक फॉर्मेलिटीज है, एक फॉर्मेलिटीज नहीं, ये तो एक काल को नापने का, गणना करने का, इवेंट्स को मैनेज करने का एक तरीका बनाया गया कि कैलेंडर है, डेट्स हैं, दिनों के नाम है, ताकि रेल, ट्रेन, बसेस को पकड़ना है, कैसे शेड्यूल है, कौन से इवेंट को किस दिन किस समय अंजाम देना है, कब गैदरिंग करनी है, उस तरीके से है। काल गणना तो वैसे ही चलती आ रही है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण थे, तब भी ऐसा ही समय था, ऐसे ही सूरज निकलता था, ऐसी रात होती थी। ऐसी भगवान श्री राम के समय में भी काल गणना ऐसी थी। समय वैसे का वैसे ही है, समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, समय कहीं नहीं जाता, समय कहीं नहीं जा रहा। ये तो पृथ्वी के जिस हिस्से के ऊपर हम बैठे हैं, वहां पे दिन और रात हो रही है, सूर्य तो सदा ही प्रकाशवान है। हॉरोस्कोप के नाइन्थ हाउस में ये राज है, ये डीएनए है हर आदमी की जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस के अंदर, कि वो प्रारब्ध की क्या पूंजी लेकर चला हुआ है। उस प्रारब्ध की पूंजी, उस प्रारब्ध कह लो, उसको भाग्य कह लो, उसके बल पर, उसके दम पर, उसकी वजह से जीवन में किस प्रकार के विचार ज्यादा जीवन में आएंगे, और वो किन विचारों को पकड़ेगा। क्या होता है, हमारे तीन मुख्य शरीर है। तीन तलों की बात करूंगा। एक तो ये सूक्ष्म शरीर जिससे मैं बात कर रहा हूं और आप इसको देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एक सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर ये विचार आया अभी एक दो दिन पहले, दो चार घंटे पहले, वट एवर कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और एक उससे भी सूक्ष्म तल है कारण शरीर, जिसकी वजह से इस जन्म में मेरी आदतें हैं, मैंने जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल चूज कर रखा है,
उस कारण शरीर की वजह से ही मैं अपने दिमाग में आने वाले विचारों को आदर देता हूं, उन विचारों को पकड़ता हूं और उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करता हूं। तो नाइन्थ हाउस की स्ट्रेंथ से ये पता चलता है, नाइन्थ हाउस की रीडिंग से पता लगता है आदमी किस प्रकार के विचारों के प्रति ज्यादा आकर्षित होगा। एक्चुअली हमारा ये जो जीवन है हमारा खुद का चूज किया हुआ नहीं है, हमने अपनी मर्जी से ये जन्म नहीं लिया, ये किसी विधान के तहत हुआ है। तो ये समझ नाइन्थ हाउस से आती है। आदमी का जो बुद्धि है वो इस तरफ तब जाती है जब नाइन्थ हाउस में स्ट्रेंथ हो, दम हो, आदमी ने इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म कर कर, कुछ पुण्य कर्म कर कर नाइन्थ हाउस को पोषित किया है, उसको दमदार बनाया, उसको मजबूत बनाने की कोशिश करी है। तभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि अपने जीवन में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीन बातों पे खास ध्यान रखिए। और पितृ ऋण पर खास कर जीवन क्या है, सुख और दुख क्या है जीवन में? सुख और दुख है, अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट हो रही है, सुख है, और अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट नहीं हो रही, दुख है। हम जिन लोगों के साथ बंधे हुए हैं उनके साथ हमारे को वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जैसा हम चाहते हैं तो हम सुखी हैं, और जैसा हम चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंगली अगर सामने वाला ट्रीट नहीं कर रहा तो हम दुखी है, ये ट्रबल है। और इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर के पास लाखों रुपए खर्च करते रहते हैं, तरह तरह की अंगूठियां पहनते रहते हैं, बात को बेसिकली समझते नहीं है। समझना क्या है, नाइन्थ हाउस हमें ये समझ देता है जीवन में मुझे जो अपनी डिजायर्स फुलफिल करनी है, उन डिजायर्स को मुझे किस प्रॉपर तरीके से फुलफिल करनी है, क्या मेरी कर्तव्य परायणता है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और क्या मेरी डिजायर्स है, उसके अंदर बैलेंस बना के चलना है। जो डिजायर्स मेरी फुलफिल हो जाए मेरे तरीके से, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, और जो नहीं हुई उनके ना होने पर मुझे अपने आप को कैसे वेल इक्विप्ड कर कर, वेल मेंटेन्ड कर कर रहना है सोसाइटी के अंदर। ये आर्ट सिखाता है नाइन्थ हाउस, बस, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बाकी देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को आदमी मेंटेन करे तो आदमी बहुत लाइट वेट रहता है। एक एग्जांपल दूंगा, अभी कुछ समय पहले की बात है, करीब 1.5-2 साल पहले की बात है। हम लोग, मैं किसी के साथ एसोसिएट था किसी काम में, उनको किसी ओल्ड एज में जाने का इनविटेशन आया कि ओल्ड एज होम जाना है, किसी से मिलकर आना है, किसी की हाल कंडीशन को वहां चेक कर कर आना है, देख कर आना है। तो उन्होंने मेरे को भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। मैंने कहा, और मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी आई क्योंकि मैं लाइफ को जानने का, लाइफ के अलग अलग पहलुओं को समझने का बड़ा उत्सुक रहता हूं। मेरी शुरू से ईश्वर के प्रति, ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर। मैंने कहा ओल्ड एज होम में जाना है, वहां रहने वालों की ना फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज रीड को देखना, ऑब्जर्व करना है, वो कैसा फील करते हैं। कोई आदमी अपने ओल्ड एज में, ओल्ड एज होम में रहता होगा घर वालों के बिना, तो उसको कैसी फीलिंग्स होती होगी, कैसा होता होगा। तो मैं गया वहां पर, तो मैं वहां पर एक लेडीज से और एक जेंट्स आदमी से मिला, मैं एक बुजुर्ग आदमी से मिला, एक माता जी से वहां पर मिले। वो माता जी एज ए टीचर रिटायर्ड थी जॉब से अपने, और उनके बच्चे बाहर फॉरेन कनाडा में रहते थे, और एक और थे बुजुर्ग अंकल, उनके बच्चे कहीं यूरोप में थे। दोनों से मिले, दोनों ने हंसकर हमसे बातें करी, लेकिन इंटरनली वो कितने पीड़ित थे ये उनके चेहरे से मैं देख पा रहा था, मुझे समझ में आ रहा था। सारी सुख सुविधाएं उनके कमरे में लगी हुई हैं, गर्मियों के अंदर एसी लगा हुआ है, हर सुख सुविधाएं हैं कमरे के अंदर, लेकिन एक जो रिलेशनशिप का अधूरापन है वो साफ दिखाई दे रहा था। जो लेडीज थी, जो बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने अपने पास से पर्स में से एक छोटा सा पाउच में से वो टॉफी निकाल कर दी हमें खाने के लिए, हमने खाई। तो उनको पैरालाइज का अटैक हो गया था और रिकवरी हो गई थी, थोड़ा सा हाथ ठीक तरीके से चल नहीं रहा था, प्रॉपर चल नहीं रहा था, और थोड़ा थथला कर बोल रहे थे, थोड़ा सा जुबान में भी फर्क था उनके। तो वो टॉफी जब उन्होंने दी हमारे को, हमने खाई, हमने तारीफ की, बड़ी बड़ी टेस्टी है। तो उन्होंने कहा ये मेरी पोती ने मुझे पैकेट दिया। वो अपनी पोती के बारे में जिक्र कर रही थी। हम उनके पास करीब 20 मिनट बैठे, 20-25 मिनट बैठे, हमने बातें करी उनके साथ, वक्त शेयर किया उनके साथ अपना। और उन्होंने 20-25 मिनट जितनी देर भी बैठे अपनी पोती और पोते के बारे में बात करी। पोती छोटी थी, उसके उसके प्यार भरी बातें उसकी, और कहती ये जो टॉफी का पैकेट है ये मेरी पोती ने मुझको दिया है,
और वो टॉफियां कैसे संभाल के उन्होंने रखी हुई है। उनके बच्चे कनाडा में जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो मैंने क्या अनुभव किया जीवन में, अंदर क्या देखा, क्या देखता हूं, आदमी ऐसे जाने अनजाने में अपना 9th हाउस खराब कर बैठता है। वो आदमी जिसने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में भेजा हुआ है, किस लिए? केवल इसलिए कि वहां पे मेरी बड़ी अच्छी जॉब है और मैं वहां पे पैसे कमाता हूं अच्छे। तो अगर बहुत अच्छी जॉब है तो अपने मदर फादर को वहां लेकर जाओ, चाहे जैसे मर्जी लेकर जाओ, किसी भी हाल पे मैनेज करो आप उस चीज को, कंडीशन को, ठीक है। और दूसरा, अगर इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं ले जा सकते वहां पर, तो जॉब इतनी नहीं है तो फिर वापस आ जाओ, फिर वापस आके यहाँ पर काम करो, छोटा मोटा जैसा मर्जी, लेकिन रूखी सूखी जो भी है माता पिता के साथ अपना रह के काटो। तो ये है 9th हाउस का रिजल्ट। आदमी अनजाने में, वो पैसे कमाने के चक्कर में, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे रखने के चक्कर में इस प्रकार अपने 9th हाउस को खराब कर देता है। और होता क्या है, पैसे कमा लिए थोड़े से, कितने पैसे कमा लिए, 10 20 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा लिए, और क्या कमा लेगा आदमी, ठीक है। उसके बाद जब अपने बच्चे तरक्की पे जाएंगे, जब अपने बच्चे बड़े होंगे, तो उन बच्चों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई से कोई प्रॉब्लम, उन बच्चों के बड़े होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद करियर में प्रॉब्लम, सूटेबल करियर नहीं मिल रहा, सूटेबल जो वो नहीं मिल रहा, मैच नहीं मिल रहा, शादी हो गई, शादी के बाद फिर अड़चने आ रही हैं। तो इस तरह के जब ऑब्स्टेकल आते हैं, तब ज्योतिषियों के पास ढूंढेंगे, तब ज्योतिषियों को पूछेंगे, फिर कभी किसी को फीस, कभी किसी को फीस, कभी किसी को फीस। मैं तो ईश्वर की कृपा से बहुत तरह के क्लाइंट से मिलता हूं, मैं देखता हूं अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस, और यही समझाता हूं, और मेरी यही टारगेट होता है कि जिस आदमी ने जिंदगी में मेरे से एक बार कंसल्टेशन ली, उसकी आखिरी कंसल्टेशन हो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और वो जिंदगी में कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के बाद मुड़कर ना जाए। मैं इस तरीके से आदमी की काउंसलिंग कर उसको समझाता हूं किस तरीके से आपने अपना प्रॉपर पाथ चूज करना चलने का, ठीक है। पैसे कमाने हैं, पैसे कमा के एक साइड में रख देने, पैसे जीवन की जरूरतों को पूरे करने के लिए, डिजायर्स के पीछे अपने आप को परेशान कर कर, अपने डिजायर्स के चक्कर में, पैसों के पीछे हम अपने 9th हाउस को खराब करने में लगे, उससे हमारा अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। अब जो आदमी पैसों के चक्कर में प्रदेश में गया हुआ है, माँ बाप को अवॉइड कर रहा है, कंप्लीटली 9th हाउस डीएनए खराब करके रख रहा है हॉरोस्कोप का। फिर उसके बाद वो जितना मर्जी पुरुषार्थ करता रहे, 3rd हाउस को तेज करता रहे, जितना मर्जी सुख भाव को, 4थे भाव को मजबूत करता रहे, जितना मर्जी दशम भाव कर्मेश के रिलेटेड कर्म करता रहे, उसका रिजल्ट नहीं आता। ये कहानी जन्म जन्मांतरों तक चलती है। इस जन्म में हम जो प्रॉब्लम कोई भी आदमी फेस कर रहा है, कोई ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है, लाख यत्न करने के बाद भी उससे छुटकारा नहीं मिल रहा, तो क्या कोई ग्रह हाथ धोकर पीछे पड़ गया है? ऐसा नहीं है। ये हमारे संचित कर्म है जो इस वक्त फलीभूत हो रहे हैं। जिसका निवारण क्या है? उसका निवारण है, सबसे पहले भगवान की शरण ग्रहण कर लो, परमात्मा से माफी मांग लो दिल से, प्रभु हमसे गलती हो गई, हम आपके श्री चरणों में पड़े हुए हैं, मेरे को सद्बुद्धि प्रदान करो, मुझे सही मार्ग प्रदान करो, मुझे क्षमा कर दो बस, और मुझे अपने चरणों के साथ जोड़कर अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। फिर अंतर मन से प्रेरणा आएगी हमें क्या करना है। फिर राह का एक चलता छोटा बच्चा भी कोई बात आपको बता जाएगा ना अनजाने में, तो आपको वहीं से मार्ग मिल जाएगा। ये है कला, ये है ईश्वर की कृपा, ये है 9th हाउस का रिजल्ट। मैं सही बता रहा हूं, प्रारब्ध, भाग्य, धर्म इज 9th हाउस। जाने अनजाने में भी आप कोई काम करते हैं ना, आप कहीं गए मॉल के बाहर, आपने देखा एक भूखा कुत्ता है, पूंछ हिलाता हुआ आ गया, आपने एक बिस्किट का पैकेट लेके उसको डाल दिया, दूध का पैकेट लेके किसी प्लास्टिक के बर्तन में, किसी मिट्टी के बर्तन में वो डाल दिया, वो भी आपके 9th हाउस को हील करेगा, वो भी आपके 9th हाउस को पोषित करेगा। पोषित, वो पुण्य कर्म आपके खाते में जुड़ जाएगा और आपके टाइम आपके कहीं काम आएगा। किसी गलत आदमी के हाथ फंसने से आप बच जाओगे, और कोई बड़ा नुकसान होना होगा तो छोटे में निपट के भगवान आपको छुटकारा दिलवा देंगे। इसलिए 9th हाउस से रिलेटेड देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इसको आप चुकता करते रहिए। इसके लिए क्या है, असहायों की मदद करिए, माता पिता की सेवा करिए, और जितना हो सके इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को साफ रखिए। देखिए लाइफ के अंदर कितनी कितनी एंथुजियाज्म ऑटोमेटिकली अप होगा, आपको मार्ग मिलेगा, क्लैरिटी होगी, सब रबिशनेस छूट जाएगी दिमाग से, जो फिजूल के ख्याल आते हैं ना, उन सबसे छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो ये 9th हाउस के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब करने के बारे में आपको बताया। एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक जेंटलमैन है, अपने
एक्टर अक्षय कुमार। अक्षय कुमार अपने इंटरव्यू में, मैंने अभी सुधीर चौधरी के साथ उनका कोई पुराना इंटरव्यू देखा था, ऐसी क्लिप आंखों के आगे से गुजरी, 800-900 करोड़ तो उन्होंने टैक्स भरा है। और कहते हैं बचपन से लेके अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब मैंने सूर्य उदय ना देखा हो। अर्थात सूर्योदय का मतलब सनराइज से पहले उठते हैं। इतना पैसा, इतना धन दौलत, इतना ऐश्वर्य, इतना कंफर्ट होने के बावजूद भी सुबह की नींद को त्याग कर आदमी सनराइज से पहले उठ जाते हैं। क्या कोई मजाक है? ये एक संस्कार होना क्या कोई बच्चों का काम है? सुबह सूर्योदय से पहले उठना कोई छोटी मोटी रेमेडी है? बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडी है। ये संस्कार कहां से आते हैं? ये कारण शरीर से आते हैं। पिछले जन्म का जो कारण शरीर है ना, जिसने इस जन्म में ये स्थूल शरीर को धारण किया है, उसमें पुराने संस्कारों की आदतें डली हुई है। तभी तो इतना वैभव प्राप्त हुआ आदमी को। बताओ, आदमी को इतना वैभव जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है। वो कहते हैं भैया काम धंधा कुछ चल नहीं रहा था, कोई फिल्में विल्में चल नहीं रही थी, मैं कनाडा चला गया, कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, अब सोचा वहां पे कोई फ्रेंड के कार्गो वार्गो का कोई कोरियर का काम करूंगा। और फिर मेरी एक लास्ट की फिल्म थी, वो चल गई, और उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गया, और आज की डेट में देख लो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या डंका बजता है अक्षय कुमार के नाम का। और ये तो शुक्र है किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ये न्यूमेरोलॉजिस्ट ने कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई कि उनका नाम पहले राजीव भाटिया था, राजीव भाटिया से नाम चेंज कर अक्षय कुमार किया, तो नाम की स्पेलिंग चेंज कर देने से, नाम बदल देने से इसलिए रंग भाग लग गए, इसलिए आदमी की इतनी तरक्की हो गई। शुक्र ऐसी कोई वीडियो अभी तक नहीं बनी, मैंने तो देखी नहीं, बाकी पता नहीं मुझे सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज सीखने को मिलती है। ये 9th हाउस की स्ट्रेंथ, ये है आदत, कुदरती आदत। एक विधान के तहत हमारा जन्म हुआ है, ऐसे नहीं जन्म हुआ। हम बेवजह नहीं यहां पर आ गए। मैं अपने इस घर में बैठा हुआ हूं, आप अपने उस घर में बैठे हुए हैं, आपकी जीवन की अपनी समस्याएं, अपनी खुशियां, मेरे जीवन के अंदर अपनी समस्याएं, अपनी खुशियां, हम अपने अपने तरीके से डील कर रहे हैं। एक आदमी है जिसका जन्म मुकेश अंबानी के घर में होता है, अमिताभ बच्चन के घर में होता है, किसी करोड़पति रईस रईस के आदमी होता है, जहां स्ट्रगल नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां तो केवल ये देख रहा है कि अब मुझे कुछ नया क्या करना है, वहां जीवन के गुजारे करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ये करने वाला है कौन? इस विधान को चलाने वाला कौन है? इस तरफ नजर जाना 9th हाउस की स्ट्रेंथ है। अगर इस तरफ नजर नहीं जाएगी तो समझिए 9th हाउस की स्ट्रेंथ नहीं है, 9th हाउस कमजोर है। और ये जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली में जो हमें दिखाई दे रहा है वही सब कुछ घटित हो रखा है जीवन के अंदर, नहीं। अगर वो घटित नहीं हो रखा तो अपने कर्म से अपना एक नया प्रारब्ध रच सकते हैं हम लोग, वो कर्म करके। इसलिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण पे आप फोकस रखिए और इसको अपना निभाते रहिए, कर्तव्य परायणता पे फोकस रखिए। डिजायर की फुलफिलमेंट अपने आप होती रहेगी, ये फैक्ट है। डिजायर की फुलफिलमेंट करने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो अपने आप होती रहती है। कर्तव्य परायणता पे फोकस रखना पड़ता है। 9th हाउस का मतलब है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को सीरियसली करते रहिए। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बस अगली फिर एक वीडियो लेकर आएंगे अच्छे टॉपिक पर। जय श्री कृष्ण।